नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 25। ज़हनी हौनक ज़दा तासरात समेत इसे एक नज़र देखती बिना कुछ कहे फ़ौरन अपना सर शर्म के मारे नीचे झुकाए ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई। अजहद घबराहट के मारे इसको अपने अल्फाज अंदर ही अंदर दम तोड़ते महसूस हो रहे थे। उफ़ मेरे अल्लाह, ये बुरे ख्वाब पता नहीं कब मेरी जान छोड़ेंगे। ज़ैनी तेज़ी से बड़बड़ाते फ्रेश होने के लिए अपना मतलूबा ड्रेस हैंगर में से निकाल रही थी। अजलान क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अब की बार ज़ैनी ने सर को हल्का सा नफ़ी में झटका भी दिया। वैसे तो बड़ी नाराज़गी शो करती, अब ज़रा सी परेशानी हुई तो फ़ौरन उन्हीं का सहारा लेने लगी। ज़ैनी मुँह ही मुँह में मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी, कितनी सेल्फिश लग रही होंगी मैं, उफ़। अजलान दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा चुप साधे मुस्कुराते हुए इसकी सारी बड़बड़ाहट से खुद को लुत्फ़अंदोज़ होता महसूस कर रहा था। पता नहीं बचपन में किस पागल से टकरा गई थी जो ये बुरे ख्वाब मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे। ज़ैनी ने हैंगर को पटकने के अंदाज में वापस रखा, फिर उल्टे कदमों वापस मुड़ी थी कि अचानक इसकी निगाह अजलान की तरफ उठ गई, जो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा इसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसने अपने उमड़ते केंके को बमुश्किल लबों तक आने से रोका, वरना बचपन और किसी पागल से टकराने का जिक्र सुनकर अजलान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अनजाने में ही सही लेकिन पस पर्दा अजलान को ही ये सब बातें सुना रही है। इसको अपने जहन के पर्दे पर फ़ौरन 2 साला ज़हनी का अक्स किसी खूबसूरत याद की तरह लहराता महसूस हुआ था। ज़ैनी को आज फिर अपने बड़बड़ाने वाली आदत पर शदीद गुस्सा आया, इसलिए हड़बड़ाते हुए खुद को इस मंज़र से ही दूर ले जाना मुनासिब समझा था। सही कहता वलीद, इनके इस छोटे से दिमाग में इतनी सारी बातें पता नहीं कैसे जाती हैं। जब देखो हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही होती हैं। ज़ैनी के आगे बढ़ने पर अजलान मसरूर कुन चाल समेत आगे बढ़ा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने के लिए इसका पट खुला छोड़ दिया। बेख्तियार ही इसका हाथ मैरून टी शर्ट और वाइट पैंट पर जाकर थम सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ज़ैनी भी इसी कलर का मैचिंग सूट अपने साथ लेकर गई थी। अजलान को अपनी इस हरकत पर खुद भी ताज्जुब महसूस हो रहा था, मगर फिर दिमाग की सुनी अनसुनी करते कपड़े हाथ में लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। ज़ैनी चूँकि वॉशरूम में बंद थी, इसलिए अजलान भी वहीं बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटा मोबाइल पर ज़रूरी ईमेल चेक करने लगा। हया और रेहान भी अपने सारे पीरियड्स अटेंड करने के बाद बाहर लॉन में आकर बैठ गए। यहाँ कदम रखते ही ज़रार और हया की निगाहें एक पल के लिए आपस में टकराई ज़रूर थी, मगर फिर हया जल्दी से अपना रुख मोड़ती ज़ावियार से बातें करने लगी, जबकि मरियम, मारिया, रोशान और ज़रार इस वक्त बिना कोई किताब हाथ में पकड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आज ज़रार पूरे 1 हफ़्ते बाद कॉलेज वापस आया था। अरे मरियम, आज सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकला? हया ने सरसरी निगाह अतराफ में घुमाते नरम लहजे में मरियम से इस्तफसार किया था। मतलब? मरियम ने नासमझ तासरात समेत इसका सवाल उल्टा इसी पर दाग दिया। ज़रार समेत सभी इस बेतुके सवाल पर अब हया को ही बगौर देख रहे थे। रेहान ज़िंदगी में पहली बार इसके ज़ूमन सवाल का मतलब पहले ही समझ चुका था, इसलिए फलक शगाफ कहका लगाते फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रख गया, क्योंकि अपनी आदत के ऐन मुताबिक ज़रार के इस तरह खुलकर हंसने पर बाकायदा इसे घूरी से नवाज रहा था। मेरा मतलब ये है कि कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स इस वक्त बिना किसी किताब के अपने मखसूस बेंच को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। हया ने अपने बाजुओं को थोड़ा फैलाए बैक साइड लॉन के इसी बेंच की तरफ इशारा किया जहाँ वो तीनों अक्सर ही बैठे पाए जाते थे। तो मरियम ने नाक सिकोड़ते ग्लासेस को थोड़ा ऊपर किया। एक्चुअली ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हो रही ना, इसीलिए पूछा। हया की इस लतीफ़ तंज पर ज़ावियार के लब बेसाख्ता धीरे से मुस्कुरा दिए। या फिर ये नया मौज़ा आपके ग्रुप में शामिल इस नई दोस्त की वजह से हुआ होगा, है ना मरियम? हया ने इस बार डायरेक्ट मारिया को ही निशाने पर रखा, जिस पर वो एक पल के लिए तो सरपटाहट का शिकार होगी, मगर फिर ज़रार को एक नज़र देखती खुद के सांप पर काबू पाने को अपना सर थोड़ा नीचे झुका गई, वरना हया के इस अंदाज पर इसे अपनी हंसी रोकना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। बिल्कुल हया, ये तो आपने 100% दुरुस्त कहा। इनकी बातें काफ़ी अच्छी और गहरी होती हैं, दूसरों के दिल पर अपना ख़ास असर छोड़ जाती हैं। ज़रार ने इसको मज़ीद सुलझाने का काम अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा किया। दूसरों के नहीं, बस तुम्हारे ही दिल पर अपना ख़ास असर छोड़ती हैं। हया ज़ेरे लब बड़बड़ाती ज़रार को ही सख्त निगाहों से घूर रही थी, जबकि मारिया इस वक्त ज़ावियार को देख रही थी, जो बिना किसी तवक्कुफ़ के इसे ही मबहूत निगाहों से देखे जा रहा था। अच्छा छोड़ें इन सबको मामू। हया ने ज़ावियार का बाजू पकड़ते इसकी तवज्जो बाकायदा अपनी जानब मबजूल करवा ली। आप मुझे बताएं, आपको अपनी लाइफ में कैसी लड़की चाहिए? मतलब आपकी आइडियल लाइफ पार्टनर कैसी होनी चाहिए? हया ज़रार की बात का असर ज़ाहिर करने के लिए एक नए मौजू को ज़ेरे बहस ले आई थी। हाँ, मेरा लाइफ पार्टनर? सीरियसली?
जावियार को ये बात सीधा अपने दिल पर लगी क्योंकि वो कुछ लम्हे कबल इसी सोच ही के ज़ेर असर यहाँ बैठा हुआ था। मुझे गहरी मुस्कान समेत लफ्ज़ को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया। अगर एक अदद इंस्पेक्टर बीवी मिल जाए तो जावियार ने गंभीर लहजा अपनाते एक मैनीखेज मुस्कुराहट मारिया की जानिब उछाली तो वो मुंह पर हाथ रखती बुरी तरह खांसने लगी। जावियार ने फ़ौरन हाथ में पकड़ी पानी की बोतल इसके आगे बढ़ा दी जिसे इसने झपटने के अंदाज में पकड़ा और साथ ही साथ इसे सख्त घुरी से नवाजना भी ज़रूरी समझा था। ज़रार की उकाब निगाहों से ये मंज़र मख्फी ना रह सका लेकिन फिर भी वो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बिना अपना चेहरा और आंखें थोड़ी नीचे झुका गया। और रेहान तुम बताओ तुमने अपने जहन में कैसा लाइफ पार्टनर सोच रखा है? हया ने ज़बरदस्ती लेज़ का पैकेट रेहान के हाथों से लिया और इसे साइड पर रख दिया। मैं बताऊं? रेहान का अंदाज़ थोड़ा गैर यकीन लग रहा था। नहीं तुम क्यों बताओगे? तुम्हारी होने वाली बीवी आकर कहेगी देखो देखो हया ये मेरे माथे पर रेहान का नाम लिखा है, मैं ही इसकी बीवी बनूंगी। हया ने तंजिया हंकारा बरते अपने माथे पर हाथ रखते बाकायदा लकीर भी खींच दी जिस पर सभी बेसाता कहका लगाकर हंस दिए। जबकि ज़रार अपनी मुस्कुराहट जब्त करने को मोबाइल खोल कर देखने लगा, मुबादा कोई इसे देख ही न ले। हया मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसको बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाने आते हैं और वो मुझे हर रोज़ नई नई डिशेज़ बना कर खिलाए। बाकी सब तो कहकों की जद में आ चुके थे जबकि ज़रार को अपनी मुस्कुराहट छुपाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। हा रेहान फिर तो तुम्हारे लिए बीवी का नहीं किसी कुक का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हया ने हंसते हुए रेहान के बाजू पर धमोका भी जड़ दिया जिस पर वह मुंह बसोरता अपनी आदत के मुताबिक लेज़ के पैकेट उठाकर उससे मजबूरन उसके पीस फटाफट मुँह में डालने लगा। अच्छा यार तुम बताओ तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हो? तुम कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हो? रेहान के इस सवाल पर ज़रार का झुका चेहरा एक झटके से ऊपर को उठा। निगाहों का मरकज़ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हया की ही ज़ात थी। मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? पहले कभी सोचा नहीं इस बारे में, 1 मिनट ठहरो सोच कर बताती हूँ। हया वाकई सोच में पड़ चुकी थी। ज़रार इन कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में जकड़ता इस पल हया के मासूम चेहरे पर से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। रेहान मुझे ना ये इंजीनियर डॉक्टर टीचर वगैरह के शोबे से वाबस्ता लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो कोई मारदार वाला लाइफ पार्टनर चाहिए। हया ने काफ़ी सोच विचार के बाद अजहद संजीदा लहजे में जवाब दिया तो सभी हौनक ज़दा तासरात समेत उसी को ही टुकटुकी बांधे बगौर देखने लगे थे। हया तुम्हें लाइफ पार्टनर चाहिए या फिर कोई रेसलर? रेहान को भी फ़ौरन अपना बदला लेने का मौका मिल चुका था इसलिए 1 मिनट का भी उधार न रहने दिया। डफर मेरा मतलब ये था कि मेरा लाइफ पार्टनर हो तो एक शरीफ इंसान ही लेकिन वो थोड़ा गुंडा टाइप का होना चाहिए। हया ने अपने लाइफ पार्टनर की एक अजीब तस्वीर खींची जिस पर मरियम आहिस्तगी से मुस्कुराती नफ़ी में सर झटक गई। शरीफ भी हो और गुंडा भी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है वाला? रोशान ने लफ्ज़ों का सहारा लेते अपनी हैरत अंगेज़ी का बरमला इजहार किया था। ज़रा मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी लड़की देख रही हूँ, उनकी सोच वाकई आम लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। ज़रार मारिया की इस बात पर कोई ख़ास जवाब नहीं दे पाया क्योंकि हया के लाइफ पार्टनर के नक्शे ने ज़रार जैसे लड़के को भी चंद पलों के लिए हैरत के समंदर में गोताजन रहने पर मजबूर कर दिया था। जी मारिया ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं और मेरी सोच आम लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ है। हया ने पहली बार मारिया की इस बात पर तायदी अंदाज़ अपनाया। अक्सर लड़कियों को ये शॉपिंग करना, बाल संवारना, मेकअप वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन सब चीज़ों से एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मुझे तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो सबके सामने तो एक मामूली सी शख्सियत नज़र आए लेकिन असल में वो हो बहुत ख़ास, उसका काम ही इसकी पहचान हो। हया की आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। यार इसकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से ही गुजर रही, क्या आप में से किसी को इसकी बात समझ आ रही है? रेहान का अंदाज़ थोड़ा तनक लग रहा था, इससे हया की सारी बातें अपनी समझ से बालातर लग रही थी। मोटू तुम्हें खाने से फुर्सत मिले तो मेरी बात समझ आए ना? हया ने इसके हाथ से पैकेट पकड़ते इसे मसनूई सख्त बुरी से नवाजा। वो आजकल इंटरनेट पर सर्च कर करके इसको डाइट के लिए नित नए टोटके बताती रहती थी मगर रेहान पर इसकी किसी बात का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी इसी हिसाब से कुछ ही मिनटों में फास्ट फूड का सफ़ा चट कर दिया करता था। मोहतरमा सिर्फ मुझे ही नहीं इनमें से किसी को भी तुम्हारी ये अनोखी बातें समझ नहीं आ रही। रेहान ने सबके चेहरों पर सवालिया निशान देखते हया को लताड़ा। मामू मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें एक पोर्टल के बारे में लिखा हुआ था। ये पोर्टल एक टाइगर का जिक्र सुनते ही मारिया के चेहरे का रंग एक पल के लिए मुतगैर ज़दा महसूस हुआ था।
ये टाइगर ग्रुप लोगों पर अपनी शनाख्त जाहिर किए बिना इन सब की मदद करते रहते हैं, मगर आज तक कोई भी इनके बारे में जान नहीं पाया आखिर ये टाइगर ग्रुप है कौन और इस ग्रुप को चला कौन रहा है। हया काफ़ी मुतासर लग रही थी, बाकी सब भी चुप सादे हया की ज़ुबानी इस ग्रुप के कारनामे सुन रहे थे। इसके पस पर्दा वजह जो भी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि टाइगर ग्रुप के लोग बहुत ही बहादुर किस्म की शख्सियात के मालिक हैं। ये लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर जिस तरह लोगों की मदद करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। ज़रार को हया के चेहरे पर रक्स करती धीमी मुस्कान बहुत भली महसूस हो रही थी। मुल्क दुश्मनों के लिए वो टाइगर ग्रुप एक अजाब बनकर नाजल होता होगा, इसीलिए वो सब इन्हें एक गुंडा ही समझते होंगे, मगर हकीकतन देखें तो वो अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बुरे होते हैं। इनके सारे काम नेकी और शराफत पर मबनी होते हैं, तो हुए ना फिर वो शरीफ टाइप गुंडे। अब समझ आ गई आप सबको। हया ने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी और फिर मुद्दे की बात करते हुए सबको इस्तफसारिया निगाहों से देखा। कमाल हया, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू माई सिस्टर। रेहान ने हया के सर पर बड़े भाई की तरह दस्ते शफ़क़त रख दिया, जिस पर सभी आहिस्तगी से मुस्कुराते हया को सराहती निगाहों से देखने लगे थे। मैं ये साल मुकम्मल करके आगे मिलिट्री में जाने के लिए इसी स्टडी को ही कंटिन्यू करूँगी और फिर उस्मान मामू की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी, हया ने कज़म से दोहराया था। जावी मामू, मुझे भी इसी टाइगर ग्रुप का हिस्सा बनना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हया के एक एक लफ्ज़ से पुरअतमादी की झलक वाज़ह नज़र आ रही थी। लेकिन हया, मैं तुम्हारे बगैर अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। मरियम को अभी से ही घबराहट होना शुरू हो गई, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ ही रहती आई थी। अब इसके दूर जाने की सोच ने ही मरियम को बौखलाहट का शिकार कर दिया। मरियम के अज़द घबराए तासरात रोशान को अजीब मीठी खुशगवार कैफियत से दो चार कर गए। हाय मरियम, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, हया ने फरते मोहब्बत से कहते अपने साथ बैठी मरियम के गले में लाड से बाजू हुमायल कर दिए। इसे इस वक्त मरियम पर बेतहाशा प्यार आया था। ज़रार ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे से नाक की नोक को छूते इसके इस बचकाना अंदाज पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। यार मरियम, तुम्हें इंजीनियरिंग बहुत पसंद है ना, वरना इस फील्ड में भी हम दोनों इकट्ठे ही वहाँ जाते। पर हया, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे रहूँगी, मुझे तो अभी से टेंशन हो रही है। मरियम के लहजे की संजीदगी हनूज़ बरकरार रही थी। वैसे हया, मैंने सुना है मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। ज़ावियार दूर की कौड़ी सोच रहा था। मुझे अजलान शाह की मूवी का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उसी पर अमल करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था। हया ने बात के आखिर में मसनूई तरीके से गला खंखारा। अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को ऐसे गुजारो जैसे वो तुम्हारा आखिरी लम्हा है, क्योंकि आखिरत के दिन तुम्हारा एक एक सेकंड तुम्हें इस बात की याद दहानी करवाएगा, और तब तुम्हारे पास मां सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब कहीं जाकर हमें वक्त की कदर होती है, बदकिस्मती से तभी हमारे पास जिस चीज़ की किल्लत होगी वो हमेशा वक्त ही होगा। हया ने अजलान का डायलॉग बिल्कुल इसी की तरह दिल को मोह लेने वाले अंदाज में पढ़ा था। अजलान के नाम पर ज़रार भी आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया, जबकि ज़ावियार को भी फ़ौरन अपनी और अजलान की कराची की मुलाकात अपने जहन पर गर्दिश करती महसूस हुई थी। अजलान शाह मतलब हया, आप ज़रार के चाचू की बात कर रही हैं ना। रोशान की बात पर ज़ावियार हैरत भरी निगाहों से ज़रार को ही देख रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो इनके साथ था, मगर ज़रार ने कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। शायद इसे अपनी बढ़ाई बयान करना कुछ खास पसंद नहीं था। ज़ावियार तो पहले से ही ज़रार की कमगो तबीयत से काफ़ी मुतासर था। आज इस हकीकत के खुलने पर इसके दिल में ज़रार के लिए दुगना इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई थी। हया ने आहिस्तगी से मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया। मामू, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहती हूँ कि करीबुल मर्ग मुझे इस किस्म का कोई पछतावा लायक न हो। काश मैंने ये अमल किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, काश फ़लाँ काम ना किया होता तो आज हालात कुछ और होते, वगैरह वगैरह। हया आज गैर मुतवक्का तौर पर जज़ब के आलम में बोलती, अपने दिल की बातें सबके सामने शेयर कर रही थी, और बाकी सब चुप सादे इसे सुन भी रहे थे। क्या हया, तुम क्यों मरने वाली बातें करके दुनिया को इस अजाब से जल्दी निजात दिला देना चाहती हो। रेहान ने माहौल की संजीदगी कम करने को नया चुटकुला छोड़ा, क्योंकि हया की इस बात पर ना चाहते हुए भी सभी एक पल के लिए फसूर्दगी की कैफियत में मुब्तला होकर रह गए थे। अचानक सबके फलक शिगाव कहका लगाकर हंसने पर हया ने जवाबन मुंह बसोरा, तो रेहान हंसते हुए इससे थोड़ा फासले पर खिसक गया, क्योंकि वह बखूबी जानता था हया क्या तो इसकी खैर नहीं। यार जावी मामू, अगर आज यहाँ उस्मान मामू होते ना, तो उन्होंने रेहान की इस फजूल बात पर इसकी बतीसी निकाल कर बाहर फेंक देनी थी। और किसी के हंसने पर इसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन ज़रार के चेहरे पर उमड़ती नीम मुस्कुराहट देखते ही हया को अपने तन बदन में एक आग सुलगती महसूस हुई थी।
जावियार ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के साथ साथ इसे मनाने को अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर हया इसका हाथ ही अक्सर नज़रअंदाज करते हुए मुंह फुलाती वहाँ से उठी और फिर पैर पटकने के अंदाज में लंबे लंबे ढक भरती कॉरिडोर की राहदारी में चली गई। सॉरी यार हया, मैं मजाक कर रहा था। रेहान इसके पीछे पीछे चलता बमुश्किल इसके तेज़ कदमों का मुकाबला कर रहा था। हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम। अब तुम चाहे मेरे पाँव में गिरकर माफ़ी क्यों ना मांग लो, मैं फिर भी तुमसे बात नहीं करूँगी। हया गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाती आगे बढ़ रही थी कि अचानक इसे अपनी समातों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। बिगड़े तासरात समेत ना चाहते हुए भी इसके बढ़ते कदमों को फ़ौरन ब्रेक लग चुका था। भाई हम तो पहले ही आपके पाँव में गिरने को तैयार हैं, लेकिन आप हैं कि मान के ही नहीं दे रही। कॉरिडोर में खड़ा शोभी सिगरेट का मरगुला फ़ज़ा में उड़ाने के बाद एक साइड को थोड़ा झुकते शौक मिजाजी से गोया हुआ था। हया के मुंह का जाविया ऐसे बिगड़ गया जैसे मीठी खीर खाते खाते अचानक कड़वा बादाम मुंह में आ गया और इसकी कड़वाहट पल भर में ही हलक तक भूल गई हो। हया और रेहान का बहसो मुबासा रोज़ का मामूल था, इसलिए किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। लेकिन अचानक कोई बात करते हुए ज़रार की निगाह दूर से नजर आते इस मंजर पर उठी तो वह सख्त तेवरों समेत एक ही सेकंड के अंदर फ़ौरन वहाँ से उठा और लंबे लंबे ढक भरता कॉरिडोर अबूर करने लगा। इसके यूं अचानक हड़बड़ाहट के आलम में उठने पर सभी इस सूरत हाल से आगाह हो चुके थे। वो सभी ये फासला चंद सेकंड्स के अंदर अंदर अबूर करते हया के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। मेरे ख्याल से आपको मेरा पहला थप्पड़ भूल चुका है, शायद इसीलिए फिर से मेरे रास्ते में आन खड़े हुए हैं। हया ने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे खुद के तने असाब पर काबू पाने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। हाँ, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। शोभी का बेहंगम कहका आसपास के लोगों को बेख्तियार अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था। हम तो इस थप्पड़ के इतने शौकीन हो गए हैं कि समझो अब तो एक लत सी लग गई है। जब तक डोज ना मिली तब तक इस दिले बेकरार को सुकून नहीं मिलेगा। शोभी ने डिटाई की हर हद पार कर दी थी। मरियम समेत बाकी सब भी अब वहां पहुंच चुके थे। यहाँ आते ही ज़रार और जावियार फ़ौरन इसकी जानब लपकने लगे, मगर मारिया ने ज़रार का हाथ पकड़े इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। जेडी की हिदायत के पेश नज़र वो शोभी का ध्यान रोशान और ज़रार की जानब मबजूल करवाए बगैर ही अपना मिशन जारी रखना चाहती थी। मारिया के इशारे पर ज़रार को इसके मिशन की खातर मजबूरन रुकना पड़ा। इसे लगा शायद ये इसके मिशन का कोई अहम हिस्सा है, मगर जावियार शायद इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, इसलिए बलिश्त भर का फासला मिटाते हया की ढाल बनता बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो गया। अरे शोभी साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जावियार ने गैर मुतवक्का तौर पर अपने लहजे को नरम और तासरात को हत्तुल मकदूर मुस्कुराता जाहिर किया था। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। शोभी ने हैरत भरी निगाहों से इसका बढ़ाया हुआ हाथ थामे वो मुश्किल मुसाफा किया था। मैं हकीकत न्यूज़ चैनल का एक पार्टनर भी हूँ और उनका एक सीनियर रिपोर्टर भी। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ बाअसर लोगों पर रिसर्च करने आया हूँ। न्यूज़ चैनल की बात पर शोभी और इसके दोस्त एक पल के लिए चौकन्ना होकर खड़े हो गए थे। इनमें से एक ने तो अतराफ में निगाह घुमाते कैमरे तक को ढूंढना शुरू कर दिया था। हया होनक ज़्यादा तासरात में जावियार को ही साकत निगाहों से देखे जा रही थी, जो इस वक्त शोभी से बाकायदा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। कुछ दिनों पहले इस कॉलेज में काफ़ी लोग ड्रग माफिया से राब्ते के जुर्म में मुलव्वस पाए गए हैं। सुना है पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस ने जवांमर्दी का अमली मुजाहरा करते हुए इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क रंगे हाथों पकड़ लिया है। जावियार ने दिलचस्प निगाहों समेत इसके चेहरे के रंग को जर्दी में बदलते देखा था। तो ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इन सब से क्या ताल्लुक़? शोभी की छठी हिस्स किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी, इसलिए अब की बार अपने लहजे को थोड़ा मजबूत जाहिर किया था। एक्चुअली मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। कहीं आप भी इस जुर्म में मुलव्वस तो नहीं है ना? क्योंकि जो लोग इस कॉलेज से अरेस्ट हुए हैं इनमें से काफ़ी लोग आपका नाम बीच में ला रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन आपका रख रखाव देखते हैं मुझे तो आपका ताल्लुक़ किसी महज़्ज़ब फैमिली से लग रहा है। जावियार इसे अपनी बातों में घेरने की कोशिश कर रहा था। शोभी साहब, मुझे लगता है आपका ये इंटरव्यू इन सब लोगों की गलतफहमियां दूर कर देगा। जावियार की पुरएतमादी देखते हुए एक पल के लिए तो मारिया भी इसकी जहानत की असीर होकर रह गई थी। अचानक हया ने अतराफ में निगाह घुमाई तो ज़रार को अभी भी मारिया के साथ ही खड़ा देख इसकी आंखें बेख्तियार डबडबाने के साथ साथ नमकीन पानियों से भी भर गई थीं। यार शोभी, चलो यहाँ से, इससे पहले किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। पहले इतनी मुश्किलात झेलने के बाद बाहर निकलने, फिर से इस अंधेर नगरी में हरगिज़ नहीं जाना चाहते। शोभी के दोस्त ने इसके कान के करीब झुकते धीमी सरगोशी की। हाँ हाँ चलो ठीक है मिस्टर, मेरा इंटरव्यू किसी और दिन कर लीजिएगा। एक्चुअली अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से इमरजेंसी घर जाना पड़ रहा है। शोभी ने इसकी जांचती नज़रों से घबराते फिल फॉर वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझी थी।
जावियार ने बज़ाहिर तो अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई, मगर इसने जिस अंदाज से मुसाफे के लिए शोभी का हाथ थामा, शोभी की आंखें तक उबल कर बाहर आने को बेताब हो गईं। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जावियार के दबाव की वजह से इसके हाथ की कोई न कोई हड्डी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसलिए जल्दी से अपने दूसरे हाथ का दबाव डालते गैर महसूस अंदाज में जावियार की मजबूत गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा लिया। लेकिन शोभी साहब, मेरा इंटरव्यू तो चंद ही मिनटों। जावियार इसकी घबराहट से महफूज हो रहा था, मगर शोभी और इसके दोस्त सुनी अनसुनी करते जान छुड़वाने के अंदाज में वहाँ से रफू चक्कर हो गए। शोभी को वहाँ से जाते हुए एक बार भी हया का ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो इसकी मोहब्बत कभी थी ही नहीं। वो तो सिर्फ इसकी एक ज़िद बन चुकी थी जो इसने अपने दिल से लगा रखी थी। वो इसे हर सूरत मनवाना चाहता था, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े, वो कर गुजरना चाहता था। हया बच्चे, आप ठीक हैं? शोभी की निगाहों से ओझल होते ही जावियार जल्दी से हया की तरफ आया, जो इस वक्त मरियम के साथ लगे अपनी भीगी निगाहों समेत इस सब सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। जावी मामू, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। हया के बर्फ़ की मान ठठरते लहजे ने ज़रार के अंदर तक बेचैनी का खौफनाक जहर घोल दिया था। आप मुझे कॉलेज से सीधा मार्शल आर्ट अकेडमी में लेकर जाएंगे। मैं आज ही के आज अपना एडमिशन वहाँ करवाना चाहती हूँ। हया ने ज़रार के चेहरे पर एक गलत निगाह तक डालना गवारा नहीं किया था। इसे अपने जहन के पर्दे पर बार बार वही मंजर अक्स बनकर लहराता महसूस हो रहा था, जब मारिया ने ज़रार का हाथ थामकर इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और ज़रार कुछ सोचते हुए फ़ौरन रुक भी गया था। हया के तन बदन में एक आग सुलग चुकी थी, जिसके शोले इस वक्त किसी को भी अपनी लपेट में लेते इसे जलाकर खाकस्तर कर देने की सलाहियत रखते थे, मगर वो ज़बत के चक्कर में अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे अपने तासरात किसी पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। हया की इस कैफियत को देखते हुए ज़रार को शर्मिंदगी का एक भारी बोझ अपने सर पर गिरता महसूस हुआ था। हया इस वक्त शोभी की इस गैर अखलाकी हरकत की वजह से इस तरह में गिरी है, या इसे ज़रार की इस बेतवजही ने इतना बेसुकून कर दिया? इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, कोई ठोस वजह मालूम होती नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, आप पहले आपा से तो पूछ लो, फिर देखते हैं। जावियार ने हया को पहली बार इस कदर संजीदा तासरात में देखा था। मैं वापस जाते हुए रास्ते में अपने बाबा को मैसेज कर दूंगी, वो मेरी मामा को मना लेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी मुश्किल में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। हया ने आखिरी बात कहते हुए एक जहरखुंद निगाह ज़रार की नशीली आंखों पर डाली और फिर मरियम का हाथ थामे जावियार के हमरा पार्किंग लॉट में चली गई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी किसी मुश्किल में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ज़रार के दिमाग में हया की पूर्णम आवाज़ें साईं साईं करते शोर के साथ गूंज रही थी। वो इसकी पल पल दूर जाती पुश्त को साकत निगाहों से देख रहा था। चलें, हम सब भी निकलते हैं। मारिया ने परेशान तासरात में सारी सिचुएशन का नोटिस किया। अब इसे इस खबर को जेडी तक पहुंचाना था, ताकि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। रोशान, तुम घर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ। ज़रार के हलक से धीमी सरगोशिन माँ आवाज़ बरामद हुई। इसके अंदर हया की पूर्णम आवाज़ों के झक्कड़ किसी तेज़ आंधी की तरह चल रहे थे। हया की शिकवा कना निगाहें इसकी धड़कनों को पल भर में मुंतशिर कर गई थी। बिल्कुल नहीं, जब तुम जाओगे तभी मैं भी घर जाऊंगा। मुझे पता है इस वक्त तुम घर पर भी अकेले ही रहोगे। ऐसा करो, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हाँ, यही बेस्ट रहेगा। रोशान खुद से ही जोड़ तोड़ करने में मसरूफ़ था। रोशान इसे बाजू से थामे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। अच्छा ठीक है यार, चलता हूँ, हाथ तो छोड़ो। ज़रा रोशान के इस अंदाज पर धीमे से मुस्कुराए बिना न रह सका। रोशान जैसे मुखलिस दोस्त की मौजूदगी ज़रार को अपनी ज़िंदगी में एक नेमत की तरह महसूस होती थी, जिसको पाकर वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता था। आज भी रोशान इसकी ज़हनी कैफियत से किसी हद तक आशना हो चुका था, इसलिए इसने मुश्किल घड़ी में इसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा था। तुम यहाँ बैठो, ड्राइव मैं करूँगा। रोशान ने आगे बढ़ते इसको फ्रंट सीट पर बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर विराजमान इग्निशन में चाबी घुमाते कार स्टार्ट करने लगा। ज़रार अपनी आंखों को मूंदे सीट की पुश से टेक लगाए फिर से हया की बातों और इसके मासूम चेहरे को महवियत से सोच रहा था। हया के मुस्कुराते चेहरे को याद करते ज़रार को अपने अंदर की घबराहट थोड़ी कम में होती महसूस हुई। आह हया, ये तुम्हारी ये नमी से भीगी आंखें, यार मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ज़रार का दिल मुख्तलिफ सवालात पर मबनी सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ अमल था। ज़रार के पास इन सवालात में से किसी एक का भी कोई ठोस जवाब नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे विंड स्क्रीन के पार के मनाजर को खाली खाली निगाहों से देखने लगा। ये अपनी तवज्जो बटाने की एक नाकाम सी कोशिश थी जो वह कर रहा था। आज इस फायरिंग वाले हादसे को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। जैनी इस वक्त ताहिल को तकरीबन अपनी गोद में बिठाए सबके साथ लाउंज में बैठी हल्की फुल्की बातों में हिस्सा ले रही थी। तभी अचानक नूरी आंटी ने ईमान फातिमा के आने की इत्तला देकर इसकी खुशी के साथ साथ हैरानगी की कैफियत में भी मुब्तला कर दिया था। जी जी नूरी आंटी, आप इन्हें यहीं अंदर लाउंज में ही ले आएँ। नूरी आंटी के जाते ही जैनी ने खुशी के मारे चहकते सब घर वालों को फातिमा के बारे में हल्का फुल्का तारुफ भी करवा दिया था।
अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही देर बाद एक हया से लबरेज शर्माई घबराई लड़की अपने हिजाब समेत लाउंज के दरवाजे के सामने खड़ी जैनी को ही मुतलाशी निगाहों से देख रही थी। ईमान आप ही अंदर आइए ना प्लीज़। जैनी ने खुश दिली से मुस्कुराते ईमान फातिमा से मुसाफा किया और फिर इसे अपने साथ लिए लाउंज में ही आ गई। सिकंदर शाह और आलियान फातिमा के हिजाब का ख्याल रखते सलाम करने के बाद फ़ौरन वहाँ से चले गए। आसमा बेगम और आयशा भाभी इनको एंजॉय करने का कहती कुछ देर बाद खुद भी वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि नूरी आंटी को सारे लवाजमात तैयार करने का हुक्म वो पहले ही सादर कर चुकी थी। ईमान आपी, मैंने इन दिनों आपको बहुत मिस किया। आपका नंबर भी ऑफ जा रहा था, सब ठीक तो है ना? जैनी तफक्कुर में तासरात समेत अपने सर पर लगी पट्टी की परवाह किए बिना फातिमा से गले मिलती इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए यहाँ आपकी तबीयत का भी पूछने ना आ सकी। फातिमा ने बेख्तियार अपनी निगाहें नादम अंदाज में थोड़ी नीचे झुका लीं, क्योंकि जैनी का नकाहत से ज़्यादा चेहरा और इसके सर पर लगी पट्टी देखते ही फातिमा को वही दिलदोज़ मंजर एक अक्स की सूरत में ढलता अपनी आंखों के सामने घूमता महसूस हुआ था। इट्स ओके आपी, मुझे अपनी तबीयत की नहीं आपकी तबीयत की फ़िक्र हो रही थी। आमना आंटी कैसी है? जैनी ने खुलकर मुस्कुराते इसकी शर्मिंदगी का असर ज़ाहिर करना चाहा। मामा, हाँ मामा की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। ईमान फातिमा की ज़हनी कैफियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी भी इन्हें मेडिसिन दे कर आई हूँ, वो कुछ देर तो सोएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ आने से पहले मैंने एक मुलाजमा को इनके पास बिठाया ताकि इन्हें कोई ज़रूरत महसूस हो तो इनके पास कोई ना कोई हो जो उनकी देखभाल कर सके। जैनी को फातिमा के हर अंदाज में एक अजीब सा मुस्तरबपन लगा। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आमना बेगम की फ़िक्र इसे किसी दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रही है। जैनी कुछ देर तो यूं ही जायज़ा लेती रही, मगर फिर हिम्मत करके अपनी बात शुरू कर दी। ईमान आपी, आप आमना आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? शायद वो इस परेशानी की वजह से ज़्यादा बीमार रहने लगी हैं। फातिमा जवाबन कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगी थी कि नूरी आंटी चाय और दीगर लवाजमात की ट्राली थामे लाउंज में आ गई। अब वो दोनों इरादतन एक दूसरे से नज़रें चुराए नूरी आंटी को चीज़ें सर्व करता हुआ देख रही थीं। जैनी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ज़्यादा दर्द तो नहीं होता? अब फातिमा बात का रुख बदलने को फिर से जैनी की तबीयत का ही पूछने लगी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईमान आपी, आपने मेरी पहली बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैनी ने अब की बार थोड़ा संजीदा लहजा अपनाया। अफान, जो इस वक्त लैपटॉप हाथ में लिए लाउंज में ही आ रहा था, ईमान के नाम पर अचानक इसके बढ़ते कदम पल भर के लिए तो वहीं साकत ही होकर रह गए, मगर फिर कुछ सोचते हुए वो उल्टे कदमों वापस मुड़ा और वहीं कॉरिडोर में मौजूद सोफे पर बैठकर काम करने की अदना सी कोशिश करने लगा। वो पिछले 8 दिनों से मुसलसल अपने दिल की हर बात को नज़रअंदाज करता आ रहा था, लेकिन आज इस दुश्मन जहाँ का नाम सुनते ही वो बेख्तियार वापस कमरे में जाने के बजाय इसकी एक झलक देखने को वहीं सोफे पर ही बैठ गया था। इसे अपनी इस हरकत पर हैरत भी हो रही थी। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो इसका दिली सुकून बन चुकी है? अफान ने खुद से सोचते जल्दी से सर को नफ़ी में भी झटका दिया था। जैनी, क्या जवाब दूँ तुम्हें? फातिमा को जैनी की आंखों में मुख्तलिफ सवालात का अंबार नज़र आ रहा था। इसके लहजे में शिकस्तगी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। आप अच्छे से जानती हैं आमना आंटी आपको लेकर बहुत परेशान है। इनको अपनी फ़िक्र से ज़्यादा आपकी फ़िक्र खाई जा रही है। ईमान फातिमा के लबों ने बेसाख्ता गहरा सांस फिज़ा में खारिज किया था। आखिर आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? अब तो इतना अरसा हो गया उस्मान भाई की वफ़ात को। जैनी ने तो गोया ठान ली थी, इसलिए फातिमा के ना चाहते हुए भी इसी बात को ही तूल दिए जा रही थी। जैनी, ऐसे ना कहो प्लीज़। मेरे उस्मान ज़िंदा हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं। शहीद कभी नहीं मरते। मेरे उस्मान ज़िंदा, इन्हें कुछ नहीं हुआ। ईमान फातिमा मुंह पर हाथ रखती हिचकियों समेत रोते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। आज वो अपना सारा ज़ब्त खो चुकी थी। आंसुओं के सारे बंध एक साथ टूट गए।